बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आज के लेक्चर में फिर एक मरतबा आपके लिए रियल एनालिसिस 1 का जो एक पास्ट पेपर 2021 में आया है पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, उसका सलूशन जो है वो यहाँ पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो ये जो पेपर है इसका कोर्स कोड है मैथ 301 और ये जो BS मैथमेटिक्स कर रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स 5वें सेमेस्टर में, उनके लिए है। इससे पहले मैं 2018 और 2022 जो है उसके पेपर्स का सलूशन जो है वो भी अपलोड कर चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो सलूशन नहीं देखे या अगर आप उन सलूशन को देखना चाहते हैं तो उन पेपर्स का सलूशन का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके उन पेपर का सलूशन को बआसानी देख सकते हैं। और अगर आप अपने इस पूरे कोर्स रियल एनालिसिस 1 के लेक्चर्स को देखना चाहते हैं तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप उस लिंक पर क्लिक करें और अपना ये पूरा कंप्लीट कोर्स जो है उसको देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 2021 के सलूशन को। लेकिन उससे पहले एक ये चीज़ बताता चलूँ कि यहाँ पर चूँकि आपके क्वेश्चन पेपर में आए हुए हर क्वेश्चन को यहाँ पर अगर मैं सोल्व करूँगा तो फिर ज़ाहिर सी बात है आपके क्वेश्चन पेपर ये जो वीडियो है उसकी लेंथ कम से कम 2 से 3 घंटे तक चले जाती है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैं ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूँ। तो मैं यहाँ पर अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उन क्वेश्चंस का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगा। आप उन लिंक पर क्लिक करें और उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। और जो क्वेश्चन ऑलरेडी अगर मैंने नहीं डिस्कस किए तो उनको यहाँ पर मैं सॉल्व कर लूँगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। आपका जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका था, इसमें MCQs का जो थे वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए उनको यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं कर रहा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है जी आपके पास, यहाँ पर आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं और हर क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का है। तो टोटल 20 नंबर का ये वाला आपका सेक्शन है। पहला क्वेश्चन ये है ड्रा दी ग्राफ ऑफ y = 1/x स्क्वायर और x आपके पास एक रियल नंबर है और शो डैट। और 2 क्वेश्चन है यहाँ पर ये, ठीक है। एक तो आपने ये ग्राफ 1/x स्क्वायर का ग्राफ ड्रा करना है, x एक रियल नंबर है और यहाँ पर इसको लिखना चाहिए कि x नॉन ज़ीरो है। चले खैर नहीं लिखा तो वो अंडरस्टूड सी बात है। और अगली बात ये है कि आपने ये प्रूव करना है कि शो डैट f(x) = x⁴n, और जबकि n आपका नॉन नेगेटिव है, ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन है ओवर द क्लोज इंटरवल। तो पहले हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बात ये कि एक तो आपको आज की इस वीडियो से इस पेपर का सलूशन तो मिलेगा ही, लेकिन एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है और जो सबसे बढ़कर है वो ये है कि आपको यहाँ पर मैंने जो पेपर सॉल्व किया है, आपको इस पेपर को देखने के बाद ये आइडिया होगा, इस वीडियो को देखने के बाद, कि आपको अपने क्वेश्चन एग्ज़ाम में पेपर को किस तरह कम्प्रीहेंसिव तरीके से सॉल्व करना चाहिए, ठीक है, जो कि पेपर चेकर के लिए अट्रैक्टिव चीज़ हो। तो आपने यहाँ पर इसकी मेरी प्रेजेंटेशन को भी देखना है, ठीक है, और किस तरीके से कम्प्रीहेंसिव चीज़ को आपने लिखना है, एक्सप्लेन करना है कम्प्रीहेंसिव तरीके से, वो भी आप इसको यहाँ पर गौर कीजिएगा। तो पहले हमने यहाँ पर ये ड्रा करना है ग्राफ को। तो पहले ग्राफ ड्रा करने के लिए एक रैशनल फंक्शन है y = 1/x स्क्वायर यानी P/Q फॉर्म में है। तो मैंने क्या लिखा जी, फर्स्टली वी ड्रा ग्राफ ऑफ y = 1/x। इसके लिए पहले x इंटरसेप्ट निकालिए। x इंटरसेप्ट आप निकालते हैं, x इंटरसेप्ट आप जानते हैं ऐसे पॉइंट है जहाँ पर y जो है वो 0 होगा। तो मैंने यहाँ पर y को अगर 0 पुट कर दिया तो ये बन गया 1/x स्क्वायर = 0। अब यहाँ पर x के डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर चले जाएगा तो अगर यहाँ पर ये चीज़ बन जाएगी 1 = 0, डैट इज़ नॉट पॉसिबल, दिस शोज दैट ग्राफ हैज़ नो x इंटरसेप्ट। तो ग्राफ जो है वो आपका x इंटरसेप्ट इसका कोई नहीं है, यानी कि आपका ग्राफ x एक्सिस को कट नहीं करने वाला। आगे निकालना है हमने y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट कैसे निकलेगा, आप अपने ग्राफ में x को 0 अगर पुट कर देते हैं तो y आपका इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। सो देयर एग्जिस्ट नो y इंटरसेप्ट। तो आपका यहाँ पर y इंटरसेप्ट भी नहीं है। इट मीन्स आपका जो ग्राफ है ना तो x एक्सिस को मीट करता है, कट करता है, ना आपके पास y एक्सिस को मीट करता है, तो इसका x और y इंटरसेप्ट नहीं है। अगली चीज़ है यहाँ पर ये कि एज गिवन फंक्शन आपका रैशनल फंक्शन है। सो वी चेक वेदर रैशनल फंक्शन के लिए उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एसिम्प्टोट जो हैं वो आपने देखने हैं एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। तो अब हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट कैसे निकालते हैं। फॉर हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट आपने y की वो वैल्यू मालूम करनी है जिसके लिए x जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, यानी कि वी फाइंड y व्हेन x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो आपके पास फंक्शन गिवन है y = 1/x स्क्वायर, इसमें x की जगह इन्फिनिटी लिमिट ले लेंगे। तो जब आप लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करेंगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। सो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट इज़ y = 0
और एक्स एक्सिस। तो लहदा इस ग्राफ का जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है वो एक्स एक्सिस आ गया या y इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट निकालने का मकसद क्या है? हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट हमें ये बताएगा कि आपका जो ग्राफ है ना, अगर उसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट एक्स एक्सिस है तो ये एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है, ये एक समझे कि जिस तरह एक दीवार होती है ना, ठीक है, ये उसका काम यहाँ पर रोल प्ले कर रहा होगा जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है। अगली चीज़ है वर्टिकल एसिम्पटोट। वर्टिकल एसिम्पटोट के लिए आपने करना ये है कि आपने y को इन्फिनिटी पुट कर देना है और फिर x की वैल्यू मालूम करनी है। तो पुट y इज इक्वल टू इन्फिनिटी एंड फाइंड x। जब आप y को इन्फिनिटी पुट करेंगे आ जाएगा इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर। अब मुझे बताएं कि 1/x स्क्वायर का आंसर इन्फिनिटी कब पॉसिबल होगा? जब आपका x 0 आ जाएगा, या आप x स्क्वायर को दूसरी साइड पर ले जाएंगे 1/इन्फिनिटी 0 आ जाएगा, x की वैल्यू 0 आ जाएगी। सो x इज इक्वल टू 0 और y एक्सिस इज अ वर्टिकल एसिम्पटोट। लेकिन जिसका वर्टिकल एसिम्पटोट जो है y एक्सिस है और इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट x एक्सिस है। अगली चीज़ आपने निकालनी है कि ये जो कर्व जब आपने इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एसिम्पटोट निकाल लिए हैं, ठीक है, तो अब आपने ये देखना है कि आपका जो ग्राफ है वर्टिकल एसिम्पटोट की किस डायरेक्शन में मूव करता है। वाई एक्सिस देखें ना, वाई एक्सिस में अब नेगेटिव वाई भी हो सकता है, पॉजिटिव वाई भी हो सकता है। तो अब आपने ये देखना है कि ये वर्टिकल एसिम्पटोट किस डायरेक्शन में मूव करता है। तो टेकिंग लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 नेगेटिव, ठीक है, यानी कि ज़ीरो की लेफ़्ट और राइट के ऊपर ना आपने चेक करना है कि आपके फंक्शन का आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 नेगेटिव पर आप आएंगे, यानी जब आपका x 0 के करीब करीब होगा लेकिन 0 से छोटा होगा। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर x की वैल्यू -0.0000 इस तरह का कोई नंबर पुट कर देते हैं, तो जो भी खार आप पुट करेंगे ऊपर स्केयर होने की वजह से माइनस हो जाएगा, ख़त्म। 1/x स्क्वायर का आंसर आएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसी तरह अगर आप 0 के राइट पर आ जाएँ तब भी इसका आंसर आएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी। दोनों सूरतों में आपका ग्राफ जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव करता है। तो सो इन दी नेबरहुड ऑफ x इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 के नेबरहुड में, यानी कि x के लेफ्ट और राइट में आपकी जो कर्व है वो मूव करती है लॉन्ग पॉजिटिव y एक्सिस, क्योंकि लिमिट कितनी निकली है? पॉजिटिव इन्फिनिटी निकली है। तो इसका मतलब ये है कि इसका ग्राफ जो है वो पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ मूव करेगा। सो फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड ग्राफ। अब आपका रिक्वायर्ड ग्राफ कुछ इस तरीके से बनने लगा है। अगर इतनी इन्फॉर्मेशन, इतना काम करने के बावजूद भी फ़र्ज़ करें आपको ग्राफ की समझ नहीं आती, तो आप फिर कुछ ऐसा है कि 2-4 वैल्यूज़, टेबल वैल्यूज़ बनाकर उससे आपको मदद मिल जाएगी कि ये टेबल वैल्यूज़ आपको उसको प्लॉट कर लेंगे, फिर उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ग्राफ किस तरह है। तो ग्राफ जनाब आपका इस तरीके से बनता है। ये मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये जो ग्रीन लाइन है ड्रा कर ली है, ठीक है। तो अब चूँकि इसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट जो है वो भी हमने देखे थे। वर्टिकल एसिम्पटोट इसका है वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है इसका एक्स एक्सिस। तो एसिम्पटोट कहते किसे हैं? एसिम्पटोट आप जानते हैं ऐसी लाइन होती है जो कि ग्राफ के करीब जब आप ग्राफ को बढ़ाते हैं, अपने एक्स को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो आपका जो ये एसिम्पटोट है वो इस कर्व के करीब होता जाएगा लेकिन इसको टच नहीं करेगा। या दूसरे अल्फाज में अगर आसान सी डेफिनेशन करूं तो वो ये होता है कि एसिम्पटोट इज कॉल्ड दी टेंजेंट टू द कर्व एट इन्फिनिटी। एसिम्पटोट की अगर आसान डेफिनेशन की जाए तो एसिम्पटोट की डेफिनेशन ये होती है, दिस एसिम्पटोट इज़ अ टेंजेंट टू द कर्व। ये एक टेंजेंट होता है टू द कर्व पर, लेकिन किस जगह पर टेंजेंट होगा पता है आपको? एट एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब ना तो एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी आना है ना इसने टेंजेंट होना है, ठीक है। तो ये दूसरे बाद में जब आप इसकी एसिम्पटोट की डेफिनेशन करते हैं वो ये कहते हैं कि एसिम्पटोट से मुराद एक ऐसी लाइन है कि जब आप अपने एक्स को बढ़ाते हैं तो ये जो लाइन है वो आपके इस कर्व के करीब होती जाएगी लेकिन इसको टच नहीं करेगी। इसी तरह जब आपने वर्टिकल एसिम्पटोट लेना है तो इसी तरह जब आप वाई को बढ़ाते जाएंगे तो ये कर्व इसके करीब होती जाएगी लेकिन जो है वो उसको टच नहीं करेगी। तो ग्राफ आपका पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में बनता है, ठीक है। तो ये उसकी डायरेक्शन है। अब ये अपवर्ड डायरेक्शन इसलिए है कि आप अगर 0 से लेफ़्ट पर जाएँ, 0 के लेफ़्ट पर रहें, यानी पॉजिटिव 0 पर या नेगेटिव 0 पर, आपने देखा कि आपका जो आंसर है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी आ रहा था। ये देखें, आपने जब 0 के लेफ़्ट लिमिट मालूम की या 0 के राइट पर लिमिट मालूम की, दोनों सूरतों में आपका ग्राफ जो है पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव करता है। तो पॉजिटिव इन्फिनिटी यानी वाई पॉजिटिव, तो वाई पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, अपवर्ड वाई की तरफ, ठीक है। तो ये ग्राफ आपने अपवर्ड बनाना है यहाँ पर, ठीक है जी। तो ये इसका पहला पार्ट हो गया, ये ग्राफ आ गया y इक्वल टू 1/x स्क्वायर का। नेक्स्ट हमने ये शो करना है कि ये जो आपका फंक्शन f of x इक्वल टू x की पावर n है और n आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये एक यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन है। तो पहले मैं यहाँ पर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन आपको बता देता हूँ वो क्या है। मैंने लिखा जी, एज वी नाउ डेट रियल वैल्यूड फंक्शन f इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन ओवर n इंटरवल i, और i क्या है? r का सबसेट है। एक फंक्शन f जो कि एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, हम कहेंगे कि ये एक यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन है ओवर एन इंटरवल i। इफ़ फॉर एनी गिवन पॉजिटिव रियल नंबर
अगर किसी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा डिपेंड ओनली ऑन एप्सिलॉन, ठीक है, सच डैट के व्हेन एवर एक्स की दो वैल्यूज़ के दरमियान का जो डिफरेंस है वो डेल्टा से छोटा हो, देन एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स टू का दरमियान के डिफरेंस का जो एब्सोल्यूट है वो एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। कंटिन्यूटी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया है कि इस पूरे कोर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप उस लिंक पर क्लिक करें और इस लेक्चर को आप आसानी देख सकते हैं, कंटिन्यूटी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है समझाना चाह रहा आपको, ठीक है, क्योंकि ये अलहदा चीज़ है, मैं यहाँ पर सिर्फ इस पेपर का सोल्यूशन जो है वो उसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो आपने सिर्फ ये याद रखना है कि एक फंक्शन को आप यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस कहेंगे अगर यहाँ पर x1 माइनस x2 के दरमियान का डिफरेंस जब डेल्टा से छोटा हो, देन आपने प्रूफ ये करना है कि f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 के दरमियान का डिफरेंस का एब्सोल्यूट एप्सिलॉन से छोटा है। और अगली बात यह है कि एप्सिलॉन क्या है, एक पॉजिटिव रियल नंबर है, ये आपको गिवन है, आपने एक डेल्टा असल में तलाश करना होता है, ठीक है, और डेल्टा यहाँ पर सिर्फ एप्सिलॉन पर डिपेंड करना चाहिए, ठीक है। कंटिन्यूटी के केस में डेल्टा आपका पॉइंट और एप्सिलॉन दोनों पर डिपेंड करता है, कर सकता है, लेकिन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में डेल्टा सिर्फ एप्सिलॉन पर डिपेंड करना चाहिए, यानी कि डेल्टा आपका टारगेट है मालूम करना। तो अब क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना वो देखते हैं। तो सो हेयर वी नीड टू फाइंड अ डेल्टा। जब भी आपने यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस का क्वेश्चन कभी पेपर में आ जाए तो ये आपने लाइनें लिखनी ही लिखनी है। सो हेयर वी नीड टू फाइंड अ डेल्टा, हमें डेल्टा की ज़रूरत है। कैसे डेल्टा की? डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन, जो सिर्फ एप्सिलॉन पर डिपेंड करे, सच डैट वो इस तरह का होना चाहिए कि व्हेन एवर जब कभी आपका x1 माइनस x2 के दरमियान का डिफरेंस डेल्टा से छोटा हो, देन आपने प्रूफ ये करना है कि एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स टू और एफ ऑफ एक्स वन की एफ ऑफ एक्स है किसके बराबर? एफ ऑफ एक्स यहाँ पर है, ये लिखा हुआ है एक्स की पावर एन के बराबर है, तो एफ ऑफ एक्स वन आ जाएगा एक्स वन की पावर एन और एफ ऑफ एक्स टू आ जाएगा एक्स टू की पावर एन। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस का एब्सोल्यूट जो है वो आपने एप्सिलॉन से छोटा दिखाना है। तो अब मैंने इस चीज़ को एप्सिलॉन से छोटा दिखाना है, ठीक है। तो क्या करूँगा, इसको मैं अब सोल्व करने लगा और दिखाऊँगा कि एप्सिलॉन से छोटा है। ले जी, x1 की पावर n माइनस x2 की पावर n, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह। ये हमारे पास एक फार्मूला होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर इस फार्मूले को, चाहे आप n यहाँ पर नेगेटिव ऑड रखें या इवन रखें, आपके पास ये फार्मूला किस तरीके से ओपन होगा। सबसे पहले आप लिखेंगे x1 माइनस x2, फिर x1 की पावर एक एक कम करते जाएंगे और x2 की एक एक पावर बढ़ाते जाएंगे। तो x1 की पावर n माइनस वन, फिर x1 की पावर n माइनस टू, तो एक पावर x2 की बढ़ गई, यहाँ पर x2 की पावर 0 है। फिर अगला आएगा x1 की पावर n माइनस थ्री और x2 का स्केयर आ जाएगा। अप टू सन ये प्रोसीजर चलता रहेगा। आखिरी दो रकमें लिखूंगा इस तरह, यहाँ पर x1 की पावर 1 रह जाएगी और x2 की पावर n माइनस टू आ जाएगी और यहाँ पर x2 की पावर n माइनस वन रह जाएगी। ये ठीक होगी बात ये। अच्छा, यहाँ पर आपने गौर करना है कि हर रकम में टोटल पावर जो है ना n माइनस वन रहनी चाहिए। यहाँ पर ऊपर पावर कितनी है? n माइनस टू है और यहाँ पर x2 की पावर कितनी है? 1 है। दोनों पावर को प्लस कर लें तो टोटल पावर आपकी n माइनस वन रहनी चाहिए। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर मैंने दोनों ब्रैकेट्स के ऊपर एब्सोल्यूट अलहदा कर दिया। यानी कि आप जानते हैं कि अगर दो इस तरह वेरिएबल रियल नंबर इस तरह मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनका एब्सोल्यूट जो है वो आप अलहदा कर सकते हैं, x का एब्सोल्यूट, y का एब्सोल्यूट। ठीक होगी बात ये। तो यहाँ पर मैंने x1 माइनस x2 का एब्सोल्यूट अलहदा कर लिया और बाकी इन तमाम रकमों का एब्सोल्यूट सबका अलहदा कर लिया। लें जी, अब अगली बात ये है कि यहाँ पर ये जो सारी चीज़ है, ये जो अगली ये तमाम जो रकमें हैं आपके पास, ये सारी की सारी जो है वो n लेस दैन n है, यानी ये n से छोटी हैं। तो इसको मैंने लिख दिया लेस दैन n। अब वो कैसे n से छोटी है मैं अभी आपको बताता हूँ, परेशान नहीं होना आपने। ये सारी n से छोटी हैं और ये आ गया n टाइम x1 माइनस x2 एब्सोल्यूट, और आगे ये सारी चीज़ एप्सिलॉन से छोटी है। ये कब एप्सिलॉन से छोटी होगी चेक कीजिएगा। मैंने तलाश क्या करना है? डेल्टा तलाश करना है। आपने एक और सब चीज़ को देखना। अब ये चीज़ आ गई है जहाँ जो आपको समझनी है। x1 माइनस टू x2 छोटा है डेल्टा से, ठीक है। अब मैंने डेल्टा तलाश करना है यहाँ पर। तो डेल्टा ऐसा तलाश करना है कि ये यहाँ पर ये वाली सारी चीज़ एप्सिलॉन से छोटी हो जाए। आपका x1 माइनस x2 गिवन है लेस देन डेल्टा से, ठीक है। आपने प्रूफ ये करना है कि अब ये सारी चीज़ एप्सिलॉन से छोटी होनी चाहिए। तो कैसे होगी ज़रा गौर से देखिएगा भाई। ये ज़रा दोनों तरफ इसको ये वाली सारी चीज़ बनाएं आप। तो इधर लिखा हुआ है n, इसको मैं अगर n से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो आ जाएगा n टाइम x1 माइनस x2 लेस देन किससे हो जाएगा? n डेल्टा से। ऐसे ही है ना, दोनों तरफ n से मल्टीप्लाई करवा दी ये वाली सारी साइड बनाने के लिए। अच्छा, अब ये मैंने दिखाना है एप्सिलॉन से छोटा, तो इधर ये मल्टीप्लाई करके बन गया n डेल्टा, तो इसका मतलब आपका एप्सिलॉन जो है वो n डेल्टा के बराबर है। तो यहाँ से डेल्टा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डेल्टा आ जाएगा आपके पास एप्सिलॉन बाई n। तो यही मैंने लिखा है कि व्हेन आपका डेल्टा एप्सिलॉन बाई n के बराबर होगा, डिपेंडिंग ऑनली, और अब आप देख रहे हैं कि डेल्टा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? सिर्फ एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसमें आपको कोई x1 x2 वगैरह नज़र आ रहे हैं? नहीं नज़र आ रहे।
तो आपका डेल्टा इज डिपेंड ओनली ऑन एप्सिलॉन। तो यही आपने दिखाना, तो यही मैंने नीचे लिखा है। सो व्हेन एवर x1 माइनस x2, जब आपका x1 माइनस x2 डेल्टा से छोटा होगा, ठीक है, इसी को हम डेल्टा से छोटा लेके गए हैं, इसी को आपने इसी को इस्तेमाल किया ना। व्हेन एवर जब आपका ये छोटा होगा डेल्टा से, तो तब क्या होगा, f(x1 माइनस f(x2) छोटा हो जाएगा एप्सिलॉन से। अगर फ़र्ज़ करें आपको x1 माइनस x2 डेल्टा से छोटा ना ले, जहाँ पर आपको पता ही कुछ ना हो, तो मुझे बताएं फिर आप यहाँ पर एप्सिलॉन की वैल्यू निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। मैंने इसको इस्तेमाल किया है, मैंने ये वाला n इसके साथ n मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यही n यहाँ पर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दिया। मल्टीप्लाई करवाया तो अब मैंने देखा कि ये सारी चीज़ लेस देन आ गई n डेल्टा से, लेकिन मैंने इसको दिखाना था एप्सिलॉन से छोटा, तो इसका मतलब आपका एप्सिलॉन बराबर है यहाँ पर n डेल्टा के, और डेल्टा की वैल्यू एप्सिलॉन बाई n आ गई, ठीक है। तो यही मैंने सारी बात लिखी है कि आपका जब x1 माइनस x2 डेल्टा से छोटा होगा, देन आपका f(x1 माइनस f(x2) एप्सिलॉन से छोटा होगा, हैंस आपका फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा 0 से 1 के दरमियान। अब अगली बात कि ये जो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि आप भाई ये वाली जो सारा ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो n से छोटी हैं, वो कैसे छोटी हैं वो ज़रा देखिएगा। अब इन तमाम वैल्यूज़ को मैंने छोटा दिखाना है n से। अच्छा, तो यहाँ पर आप एक ट्राइंगल इनक्वालिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्राइंगल इनक्वालिटी आप जानते हैं, x प्लस वाई जो है वो हमेशा लेस देन इक्वल होता है x एब्सोल्यूट प्लस वाई एब्सोल्यूट। ऐसे है कि नहीं, आप मानते हैं इस चीज़ को? ठीक होगी बात ये। अच्छा, अगर ये बात ठीक है, तो अगर ये बात ठीक है तो फिर आप इसको ज़रा अलग कर सकते हैं इस तरीके से। ये आ गया लेस देन इक्वल टू x1 की पावर n माइनस 1 का एब्सोल्यूट, पहली वैल्यू का एब्सोल्यूट, फिर प्लस आ गया x1 की पावर n माइनस 2 इंटू x2 का एब्सोल्यूट, फिर आ गया x1 की पावर n माइनस 3 इंटू x2 के स्केयर का एब्सोल्यूट। अप टू सोन ये प्रोसीजर चलता गया, और ये आ गया आपके पास x1 इंटू x2 की पावर n माइनस 2 का एब्सोल्यूट, फिर प्लस 2 ये आ गया x2 की पावर n माइनस 1 का एब्सोल्यूट। इतना लिख लिया, ये समझ आ गई बात की। अच्छा, फिर उसके बाद मुझे बताएं कि मज़ीद इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये इक्वल मतलब यही स्टेप मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x1 की पावर n माइनस 1, ये दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनको मैं अलग एब्सोल्यूट में लिख सकता हूँ ऐसे। ये पहली वैल्यू का एब्सोल्यूट इंटू x2 का एब्सोल्यूट। फिर क्या इसको लिखा जा सकता है इस तरह, x1 की पावर n माइनस 3 इंटू x2 के स्केयर का एब्सोल्यूट। अप टू सोन ये प्रोसीजर चलता गया। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं आखिरी रकम को, x1 इंटू x2 की पावर n माइनस 2 का एब्सोल्यूट, x2 की पावर n माइनस 1। अच्छा, अब आपने गौर से देखिएगा, ये आपके पास x1 और x2 ये किस इंटरवल से बिलोंग कर रहे हैं? आपने फंक्शन जो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस दिखाना है वो कंटिन्यूस दिखाना था ओवर द इंटरवल 0 से 1, ये आपने दिखाना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर मैंने लिखा है ये x1 और x2 किससे बिलोंग करें? क्लोज इंटरवल 0 से 1 के दरमियान। तो अब आप ये मुझे बात बताएं कि अगर ये क्लोज इंटरवल 0 से 1 के दरमियान हैं सारे, कौन कौन, ये जितने भी x1 और x2 हैं, तो x1 और x2 बिलोंग कर रहे हैं क्लोज इंटरवल 0 से 1 के दरमियान, ठीक है। अब आप ये जानते हैं कि यहाँ पर इस इंटरवल में 0 से 1 के दरमियान, इस इंटरवल में ये खूबी है कि आप जितनी बड़ी पावर लेंगे ना उतना बड़ा आंसर छोटा होता जाएगा। मिसाल के तौर पर आपका फ़र्ज़ करें x1 की वैल्यू है, मुझे नहीं पता x1 की वैल्यू क्या है, मिसाल के तौर पर आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, 0.5 है, तो आप x1 का स्केयर निकालें, आंसर बनेगा 0.25। आप x1 की पावर 3 निकाल लें, आंसर बनेगा 0.125। यानी जितनी बड़ी पावर होगी आंसर उतना छोटा होता जाएगा, ठीक है, वही बात कि नहीं। अच्छा, अब फिर मुझे एक बात बताएं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा, अब ये तो मैंने लेट किया ना, x1 की पावर 0.5 है, x1 की वैल्यू 0.5 है, लेकिन मुझे नहीं पता कि x1 और x2 इससे बिलोंग करते हैं, वो क्या हो सकते हैं, वो 0 भी हो सकते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा भी हो x1 और x2, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी वैल्यू उठाए तो कितनी उठा सकता है? आपका x1 ज़्यादा से ज़्यादा और x2 ज़्यादा से ज़्यादा 1 के बराबर हो सकता है। इससे बड़ा तो नहीं हो सकता ना, इससे छोटा ही होगा ना, या ज़्यादा से ज़्यादा इसके बराबर होगा। अच्छा, अब फ़र्ज़ करें मुझे बताएं, अगर x1 और x2 की वैल्यू 1 के बराबर है दोनों की, ठीक है, तो ये पहली वाली ब्रैकेट ये एब्सोल्यूट ये भी 1 के बराबर आ गया, ये भी 1 के बराबर आ गया, ये भी 1 के बराबर, तमाम ब्रैकेट्स में आपके पास 1 आ गए सारे, ठीक है। अब ये रकमें हैं कितनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये टोटल आपके पास रकमें बनती हैं n, ठीक है। टोटल ये n वैल्यूज़ आपके पास बनती हैं। कैसे n वैल्यूज़ बनती हैं ज़रा देखिएगा। आप a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ओपन करते हैं, वो बनता है a माइनस बी इंटू a का स्केयर प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर। पावर कितनी है a के ऊपर? 3 है, तो ये अंदर रकमें कितनी बची हैं? ये भी 3 है, ठीक होगी बात। तो आपने ओपन की थी पावर, यहाँ पर x की पावर n, x1 माइनस x2 की पावर n है, ये देखें पावर कितनी थी यहाँ पर n है,
तो जनाब बिल्कुल जिस तरह ए क्यूब माइनस बी क्यूब आसानी के लिए आपको मैंने फार्मूला समझाने के लिए इस्तेमाल किया। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर बाकी रकमें बचेंगे ये टोटल n रकमें होंगी। क्लियर होगी बात कि नहीं यहाँ पर? अच्छा, अब यहाँ पर ये जब आपके पास ये टोटल n रकमें हैं, टोटल n वैल्यूज़ हैं, ये सारे n एब्सोल्यूट हैं टोटल। अगर इसका मैक्सिमम आंसर हो वो भी 1, इसका मैक्सिमम आंसर हो वो भी 1, 1 × 1 1, फिर इस तीसरी रकम का आंसर वो भी 1, आखिरी तक ये प्रोसीजर चलता जाए। तो मुझे बताइए ये कितने n हैं टोटल, कितने 1 हैं? n टाइम्स 1 है। तो ये n टाइम्स 1 को मल्टीप्लाई करें, टोटल आंसर कितना आता है? n आता है। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा आंसर अगर x1 और x2 1 के बराबर हो तो मैक्सिमम आंसर कितना होगा? n होगा। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें और x1 और x2 आंसर 1 के बराबर ना हुआ, इससे छोटा हुआ, तो फिर क्या होगा? फिर इसका आंसर क्या होगा? n से छोटा होगा। तो यही मैंने लिखा है कि इन तमाम का आंसर जो है वो लेस दैन n है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर मैं लिख के आया था कि दिस इनक्वालिटी विल बिकम लेस दैन, ज़्यादा से ज़्यादा अगर n के बराबर हुआ, मतलब वो अगर सारे वाकई 1 के बराबर हो तो फिर यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लेस दैन इक्वल टू आ जाएगा, लेस दैन इक्वल टू n टाइम x1 माइनस x2। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने ये n इस तरह लिखा है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ जाएगी, आ गई होगी। लें जी, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पार्ट कंप्लीट हुआ है तकरीबन 20-21 मिनट में। तो देखें ना, ये चीज़ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो चीज़ ऑलरेडी मैंने करवाई हुई है, अगर मैं उसको दोबारा यहाँ पर रिपीट करूँगा तो वीडियो तो 3-4 घंटे की हो जाएगी आपकी। ठीक है, अगली चीज़ आपने प्रूव करना है, शो दैट एवरी कंट्रैक्टिव सीक्वेंस इज अ कॉची सीक्वेंस। हर कंट्रैक्टिव सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस है। इसके लिए आपने मेरा लेक्चर नंबर 21 चैप्टर नंबर 2 सीक्वेंस एंड सीरीज़ में से देख लेना है। ठीक है, तो उसमें आपको ये चीज़ नज़र आ जाएगी। मैं वैसे इस क्वेश्चन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगा, क्वेश्चन भी लिख दूँगा उसमें। और इसके अलावा मैंने इस पेपर का ये जो पेपर है ये भी टाइप करके अपलोड कर दिया हुआ है। अगर मिसाल के तौर पर आप पूरा पेपर भी देखना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। अगली चीज़ है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, डिफाइन लिमिट ऑफ अ फंक्शन शो दैट लिमिट 1/x डज नॉट एग्जिस्ट इन R। आपने लिमिट ऑफ फंक्शन को डिफाइन करना है और ये बताना है कि ये जो लिमिट है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1/x डज नॉट एग्जिस्ट करती है। तो वो वैसे आप जानते हैं, यहाँ पर आप x की जगह 0 पुट करें, 1/∞ डैट इज़ 0, 1/0 डैट इज़ इन्फिनिटी। तो लिमिट तो आपको नज़र आ रहा है कि एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन आपने ये प्रूफ करना है यहाँ पर कि वाकई लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा, जहाँ तक तो इसकी डेफिनेशन का ताल्लुक है लिमिट ऑफ फंक्शन की, आपने मेरा लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 3 लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का देख लेना है, उसमें आपको लिमिट ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन मिल जाएगी। अगली चीज़ ये है कि हमने प्रूफ करना है कि अब ये जो लिमिट है ना अपना, इसकी एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, वी विल शो डैट कि इसकी जो लिमिट है ना वो 0 के ऊपर प्लस माइनस इन्फिनिटी के बराबर है। यानी इसकी लेफ्ट लिमिट भी मालूम करूँगा, इसकी राइट लिमिट भी मालूम करूँगा और दिखाऊंगा कि दोनों सूरतों में इसका आंसर जो है एक तो इन्फिनिटी आता है और एक, लेकिन आता भी एक मतलब प्लस इन्फिनिटी है, दूसरी मतलब माइनस इन्फिनिटी आता है। तो कैसे करूँगा, आपने अपनी कैलकुलस के क्वेश्चन किए हुए हैं, इस तरह कुछ पुट कर लिया मैंने x को 0-h, यानी जब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने लगा हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट x को 0-h के बराबर पुट कर लिया। ये कब करते हैं 0-h? जब आपने 0 की नेबरहुड में लेफ्ट लिमिट मालूम करनी है आपने। अगर फ़र्ज़ करें हमने 1 के ऊपर लिमिट चेक करनी हो तो फिर मैं ऐसे लिखूँगा पुट x इक्वल टू 1-h। और h क्या है? h एक रियल नंबर है जो कि 0 को अप्रोच कर रहा है, लेकिन बताते खुद ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को आप जानते हैं, इस तरह लिखते हैं, लिमिट x अप्रोच टू 0 के ऊपर माइनस का निशान है f(x). अब मैंने ये सारा आंसर लेके आना h की शक्ल में। तो जब आपका x जो है वो मैंने पुट कर दिया 0-h के बराबर, जब आपका h 0 को अप्रोच करेगा तो आपका x 0 को अप्रोच करेगा, तो नई लिमिट जो है वो मैं x की जगह आप लिखूँगा लिमिट h अप्रोच टू 0। यहाँ पर ये वाले x की जगह, यानी कि फंक्शन आपका क्या है, फंक्शन है 1/x, तो 1/x की जगह क्या आ जाएगा 0-h। ठीक होगी बात ये। तो 0-h का मतलब है -1/h। यहाँ पर लिमिट h अप्रोच टू 0 पुट करें तो ये आ जाएगा 1/∞, 1/0, यानी कि 1/∞। आंसर इसमें तो आ गया -∞, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट पर आंसर आया -∞। अगली मरतबा तो यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x अप्रोच टू 0 पॉजिटिव का निशान लिखूँगा। अब ये वेरिएबल x को ख़त्म करके नया वेरिएबल h अप्रोच टू 0 ले लूँगा और फंक्शन में इस मरतबा 1/x की जगह लिखूँगा 0+h। तो इस मरतबा h की जगह 0 पुट करूँगा तो आंसर बनेगा +∞। ठीक है, तो आपने देखा आगे लिखा मैंने कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं आई, सो लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0। लेकिन जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट आसान और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको अच्छा लगेगा। चेक दी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द सीरीज़। दी हुई सीरीज़ की आपने कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करनी है। सीरीज़ है n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी n फैक्टोरियल e की पावर -n। तो मैंने लेट कर लिया कि n फैक्टोरियल इंटू e की पावर -n, ये मेरे पास इसकी nth टर्म है। तो मैं इसके ऊपर लगाने जा रहा हूँ रेशो टेस्ट।
तो ये अब रेशो टेस्ट के लिए आप जानते हैं an+1 चाहिए, तो मैंने n की जगह n+1 लिख दिया और यहाँ पर भी n की जगह n+1 लिख दिया, तो ये बन गया e की पावर n+1, ये आ गया n+1 का फैक्टोरियल। उसके बाद दोनों इनकी रेशो निकाल ली, ये आ गया n+1 का फैक्टोरियल e की पावर -n+1 ओवर n फैक्टोरियल e की पावर -n। अच्छा, अब फैक्टोरियल ऊपर ब्रेक कर दिया, ये आ गया n+1 इंटू n का फैक्टोरियल, यहाँ पर पावर ला कर दी e की पावर -n, e की पावर -1, n फैक्टोरियल e की पावर -n। अब यहाँ पर आप देखें e की पावर n, e की पावर n से कट गई, n का फैक्टोरियल से कट गया, बाकी क्या रह गया, बाकी आपके पास बच गया n+1 इंटू ई का इन्वर्स। लास्ट ही बेटा यहाँ पर हम अब लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो n की जगह अब आप इन्फिनिटी पुट करेंगे, आ जाएगा इन्फिनिटी+1 e की पावर -1, तो इन्फिनिटी+1 हो गया, इन्फिनिटी को e की पावर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनल आंसर आपका इन्फिनिटी आ जाएगा। तो अब रेशो टेस्ट क्या कहता है, रेशो टेस्ट कहता है कि अगर आपकी इस लिमिट का आंसर जो है वो इन्फिनिटी आ जाए, तो हैंस बाय द रेशो टेस्ट गिवन सीरीज डाइवर्ज, तो आपकी गिवन सीरीज जो है वो डाइवर्ज कर जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट था, आसान था, क्वेश्चन मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट इस तरह है, कहता है शो डैट f(x) बराबर है एब्सोलूट ऑफ x के। आपने प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है एब्सोलूट ऑफ x इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0, और दूसरा ये है कि आपने रोल थ्योरम की स्टेटमेंट यहाँ पर लिखनी है। तो ये भी आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में कैलकुलस में ये प्रूफ कर चुके हैं। अच्छा जी, करना किस तरह, एज वी नो डैट अगर आपके पास फंक्शन y = f(x) है तो ये डिफरेंशिएबल होगा इफ़ द लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 f(x) प्लस डेल्टा x माइनस f(x) ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू f(x) एग्जिस्ट। यानी कि ये आप डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन है वो मैंने यहाँ पर इस्तेमाल की है कि एक फ़ंक्शन डिफरेंशिएबल होगा अगर आप के पास ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, यानी उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। तो अब ये डेरिवेटिव कब एग्जिस्ट करेगा, लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, वो आप जानते हैं कि जब आप इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालें और वो दोनों बराबर आने चाहिए। तो मैं यहाँ पर इसका लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने लगा हूँ सेपरेटली, और वो चेक करता हूँ कि वो आंसर सेम आता है या मुख्तलिफ आता है। तो आगे मैंने लिखा लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव एट x = 0। तो लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए उसको मैंने लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव एट x = 0 को पहले लिखूँगा इस तरह f'(0 - 0), या अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं f'(0) के ऊपर माइनस का निशान डाल दें तब भी चले जाएगा। लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 के ऊपर माइनस, ठीक है, क्योंकि ये लेफ़्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो 0 के ऊपर माइनस का निशान आएगा। तो अब आपने लिमिट निकालनी है 0 के ऊपर, तो मैंने यहाँ पर x की जगह 0 पुट कर दिया, तो ये बन गया, सिर्फ रह गया f'(x), यहाँ पर भी 0 पुट कर दिया, ये भी आ गया। अब यहाँ पर डेल्टा के आगे जो x है उसके आगे 0 नहीं पुट कर देना, ठीक है, x की जगह 0 पुट करना है आपने। तो आपकी ऊपर वाली डेफिनेशन बन गई f'(x) माइनस f(0) ओवर डेल्टा x। अब आपने एब्सोलूट वैल्यू फंक्शन जो है उसकी डेफिनेशन आप जानते हैं कि एब्सोलूट वैल्यू ऑफ x जो होता है, अगर आपका x नेगेटिव हो <0 तो आंसर होता है -x के बराबर, और अगर आपका x > 0 हो तो आंसर होता है +x के बराबर। अब चूँकि आप लिमिट लगा रहे हैं लेफ़्ट हैंड लिमिट 0 के लेफ़्ट के ऊपर, तो 0 के लेफ़्ट के ऊपर इसका आंसर क्या आएगा, -x के बराबर आएगा। तो यहाँ पर जो f(x) का जवाब बनेगा 0 के लेफ़्ट पर वो बनेगा -x लिखना है। तो यहाँ पर चूँकि डेल्टा x है तो मैं लिखूँगा इसको -डेल्टा x, तो इसकी जगह लिख दिया -डेल्टा x f(0) पर जो आप x की जगह 0 पुट करेंगे वो 0 के बराबर ही आ जाएगा, तो -डेल्टा x ओवर डेल्टा x बच जाएगा। अब डेल्टा x ओवर डेल्टा x कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आंसर बनेगा -1, तो इसकी लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया -1 के बराबर। नेक्स्ट हम निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव एट x = 0। तो उसको मैं लिखूँगा f'(0 + 0), या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं f'(0) के ऊपर प्लस का निशान डाल दें, ये आ गया लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 के ऊपर प्लस आ जाएगा f(x) माइनस f(0) ओवर डेल्टा x। इस मरतबा जो कि आप राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं 0 के साइड पर, तो इस मरतबा f(x) का जो जवाब आएगा वो प्लस डेल्टा x आएगा, और f(0) तो आप देखा आपने 0 के बराबर था, तो ये आ गया डेल्टा x ओवर डेल्टा x, आंसर बन गया 1 के बराबर। तो आपने देखा इसकी लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में बराबर नहीं आए, वो -1 था, ये +1 है। तो हैंस गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0। अगली चीज़ रोल थ्योरम की स्टेटमेंट आपने लिखनी है। तो रोल थ्योरम की स्टेटमेंट आप जानते हैं, लेट अ फंक्शन f बी, अगर एक फंक्शन f आपके पास है वो कंटिन्यूस है ओवर द क्लोज इंटरवल, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल a b के ऊपर। और अगली चीज़ ये है कि आपके पास फंक्शन की जो वैल्यू है एट एंड पॉइंट्स यानी a और b के ऊपर f(a) और f(b) बराबर होने चाहिए। अगर ये कोई फंक्शन 3 शराइत पूरी कर जाए तो फिर रोल थ्योरम ये कहता है देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट c। तो
फिर कम से कम एक पॉइंट सी आपको मिलेगा ओपन इंटरवल ए बी में से, सच डैट कि उसके ऊपर फंक्शन का पहला डेरिवेटिव 0 के बराबर होगा। ठीक है जी, तो ये रोल थ्योरम की स्टेटमेंट है। नेक्स्ट आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 3। अब ये आपके लॉन्ग पार्ट शुरू हो गए। ठीक है, आपने 5 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, हर लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 6 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 3 का है जी पहला ए पार्ट इस तरह कहता है स्टेट दी मीन वैल्यू थ्योरम। पहले तो आपने मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट लिखनी है। अगली चीज़ ये है कि गिव इट्स ज्योमेट्रिकल डिस्क्रिप्शन, फिर ये बताना है कि मीन थ्योरम जो है मीन वैल्यू थ्योरम की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। और तीसरी चीज़ ये है एंड डिटरमाइन ऑल द नंबर सी सेटिस्फाइज द कंक्लूजन ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ - 8x² + 7x - 2 ऑन द इंटरवल 2,5। तो आपने 3 काम करने हैं। मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट लिखनी है, इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बतानी है, और इस फंक्शन f में अगर ये मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाइड करता है तो आपने c की वैल्यू निकालनी है। तो चलें पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। लेट अ फंक्शन एफ बी कंटिन्यूअस होना चाहिए, क्लोज इंटरवल पर, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल पर, यानी वही रोल थ्योरम की जो पहली 2 कंडीशन हैं वही मैंने लिखी हैं। तो फिर ऐसी सूरत में मीन वैल्यू थ्योरम ये कहता है कि आपके पास रोल थ्योरम में तीसरी कंडीशन होती है कि आपका एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर होना चाहिए। यहाँ पर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर होने की कोई शर्त नहीं लगाई इसने। कहता है अगर पहली 2 शर्त पूरी हो जाए कि कंटिन्यूअस हो जाए, क्लोज इंटरवल पर, डिफरेंशिएबल हो जाए ओपन इंटरवल पर, तो फिर आपको एक पॉइंट सी मिलेगा ओपन इंटरवल ए बी में से, सच डैट कि एफ डैश सी बराबर होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए के। ये इसकी स्टेटमेंट है। अगली चीज़ है इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है ग्राफिकली ये क्या शो करता है मीन वैल्यू थ्योरम। कहता है दी इफ अ फंक्शन एफ सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम देन ज्योमेट्रिकली इट शोज दैट देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिलोंग टू ए बी। सच अब सी बिलोंग टू ए बी है, तो अब इसका मतलब क्या है, आपको इस ओपन इंटरवल में से पॉइंट सी मिलेगा। ये पॉइंट सी ऐसा होगा वेयर स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर आप ऊपर गौर करें तो ये जो एफ डैश सी है, ये चीज़, ये आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है एट पॉइंट सी, और ये जो है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए और बी माइनस ए, ये आपके पास होती है स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। ठीक है, सेकंड और जो टेंजेंट लाइन है उसमें आप फ़र्क जानते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये मेरे पास कर्व है और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है जिसके ऊपर ए और बी के दरमियान ये ग्राफ बना है, तो अगर यहाँ पर मैं कहूँ कि ये आपके पास अगर पॉइंट सी यहाँ पर रख लें तो ये इसके ऊपर टेंजेंट लाइन है सी पॉइंट के ऊपर, और सेकंड लाइन क्या होती है, सेकंड लाइन ऐसी होती है जो ग्राफ को 2 पॉइंट पर कट करती है, यानी ये नीचे सेकंड लाइन है। तो ये आप देख सकते हैं टेंजेंट लाइन और सेकंड लाइन एट पॉइंट सी आपस में क्या है, इक्वल है, पैरेलल हैं। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स आगे मैंने लिखा, और इन अदर वर्ड्स टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट पॉइंट सी कोमा एफ ऑफ सी इज पैरेलल टू द सेकंड लाइन टू द कर्व ओवर क्लोज इंटरवल ए बी। आप जानते हैं अगर 2 लाइनों की स्लोप आपस में इक्वल होती है तो फिर वो दोनों लाइनें क्या होती हैं, आपस में पैरेलल होती हैं। अगली चीज़ ये है कि आपने यहाँ पर अब वो पॉइंट सी मालूम करना है। नेक्स्ट वी फाइंड पॉइंट सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल 2,5 फॉर विच एफ ऑफ एक्स आपके पास ये है। पहले ये देखना है कि ये फंक्शन जो है वो आपके पास मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन आप जानते हैं हमेशा कंटिन्यूस होते हैं, वो किसी भी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस नहीं होते। डिसकंटिन्यूस का मतलब है कि आप एक्स की यहाँ पर इसमें से, इस इंटरवल में से फ़िलहाल कोई भी वैल्यू पुट करके देख लें, क्या इसका आंसर इन्फिनिटी या इमेजिनरी बनता है, ना तो इसका आंसर इन्फिनिटी बनेगा या ना इमेजिनरी बनने वाला है। हेयर एफ ऑफ एक्स इज द पॉलिनोमियल फंक्शन विच इज़ क्लियरली कंटिन्यूस ओवर द क्लोज इंटरवल। और सिमिलरली फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल भी है, आप इसका डेरिवेटिव भी निकाल लें, किसी भी पॉइंट पर इसका डेरिवेटिव जो है वो इन्फिनिटी नहीं आएगा। ठीक है, इस ओपन इंटरवल पर पॉलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं वो हर जगह पर कंटिन्यूस भी होते हैं, डिफरेंशिएबल भी होते हैं। तो मीन वैल्यू थ्योरम की दोनों कंडीशंस पूरी हो गई हैं। सो एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ एम बी टी मीन वैल्यू थ्योरम। सो आपको एक पॉइंट सी मिलेगा सच डैट के एक तरफ एफ डैश सी जो होगा वो बराबर होगा एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ 2 ओवर 5 माइनस 2। यहाँ पर आपका ए जो है वो 2 है, बी आपका 5 है। तो अब नेक्स्ट आपने फंक्शन एफ डैश सी की वैल्यू निकालनी है। तो एफ डैश सी निकालने के लिए मैंने फंक्शन का पहला डेरिवेटिव ले लिया। पहला डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 12x² माइनस 16x प्लस 7। तो अब ये यहाँ पर इस साइड पर एफ डैश सी निकालने के लिए मैंने x की जगह c पुट कर दिया, तो ये बनेगा 12c² माइनस 16c प्लस 7 एफ ऑफ 5 यानी इसमें x की जगह 5 पुट करेंगे तो आंसर बनेगा 333, और एफ ऑफ 2 पर आंसर बनता है 12 और 5 माइनस 2 आ गया 3। तो अब उसको सोल्व किया तो इस तरफ आंसर आ गया 107। 107 को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दिया, रह गया 100, अंदर से 4 कॉमन निकाल लिया, ये रह गया 3c² माइनस 4c माइनस 25 इक्वल टू 0।
अब इसके ऊपर ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गई सी में, इस पर मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, इसको सॉल्व किया तो मेरे पास सी की जनाब ये दो वैल्यू निकल आती हैं। सी इज इक्वल टू 2 + -√79/3 फार्मूला आप लगा सकते हैं, ये आपको कोई मुश्किल चीज़ नहीं है आपके लिए। अच्छा, अब इसको मैंने ज़रा थोड़ा सोल्व किया, एक मरतबा प्लस और एक मरतबा माइनस करके। ले जी, जब माइनस करके आंसर बना तो 2 - √79/3 इसका आंसर अगर पॉइंट में कन्वर्ट कर लिया जाए तो ये बनता है -2.2961, और इधर प्लस करके आंसर लिख लिया जाए तो ये आता है 3.6294। ये सिर्फ सी की वैल्यू नहीं निकालनी है, आपने ये भी देखना है कि अब ये जो सी की दो वैल्यूज़ निकली हैं इनमें से कौन सी वैल्यू आपके ओपन इंटरवल में शामिल है। अब चूँकि सी की ये वाली वैल्यू जो आई है इसका आंसर है -2.2961, क्या ये इस ओपन इंटरवल में शामिल है? नहीं शामिल। तो लिहाजा ये वाली जो सी है इसको सी की इस वैल्यू को आप इग्नोर कर देंगे, लेकिन इसका आंसर आता है 3.6, तो 3.6 इसमें शामिल है। सो पॉसिबल वैल्यू ऑफ सी फॉर विच f(x) सेटिस्फाई द कंक्लूजन ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम इज सी इज़ दिस। ठीक है, तो ये आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट जो है वो ऑलरेडी मैं अपने लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूँ। आपने प्रूफ ये करना है, प्रूव डैट इफ़ एक्स वाई बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर विद एक्स जो है वो लेस देन वाई है, यानी एक्स छोटा नंबर है वाई बड़ा है, देन देयर एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर क्यू। तो फिर आपको एक रैशनल नंबर क्यू मिलेगा, आर मिलेगा सॉरी, क्यू में से, सच डैट कि वो आर जो है वो एक्स और वाई के दरमियान में होगा। या इस क्वेश्चन को कि अदर दूसरी स्टेटमेंट कुछ इस तरह भी हो सकती है, आपको कह सकता है कि आपने ये प्रूफ करना है कि हर दो रियल नंबर के दरमियान एक रैशनल नंबर होता है। ठीक है, देयर एग्जिस्ट आ रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स। तो इसका जो सोल्यूशन है वो मेरे पास जनाब लेक्चर नंबर 17 है, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर सिस्टम में, उसमें मौजूद है। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वैसे इसका लिंक भी रख दिया है। ठीक है, आप लिंक पर क्लिक करके सीधा इस लेक्चर पर पहुंच सकते हैं और उसको देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट जनाब क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट जो है वो है जी स्टेट एंड प्रूव बोल्ज़ानो-विस्टर्स थ्योरम। आपने बोल्ज़ानो-विस्टर्स थ्योरम की स्टेटमेंट भी लिखनी है, इसका प्रूफ भी करना है। ये भी मैं अपने लेक्चर में करवा चुका हूँ। लेक्चर नंबर 20 है, चैप्टर नंबर 2 सीक्वेंस एंड सीरीज़ में आपको मिलेगा। ठीक है, या इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट आपके पास एक ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, और वो आपका है जी 3 का डी पार्ट, गिव द डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड फंक्शन। ठीक है, पूरे पेपर में ये क्वेश्चन जानदार है। आपने बाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी है, शो दैट अ कंटिन्यूअस फंक्शन नीड नॉट बी अ बाउंडेड। फिर आपने ये प्रूव करना है कि जो कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं, ठीक है, वो ज़रूरी नहीं कि बाउंडेड हों। तीसरी बात आपने ये प्रूफ करनी है कि प्रूव दैट अ कंटिन्यूअस फंक्शन एफ ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी इज़ बाउंडेड। और अगली बात ये प्रूफ करनी है कि हाँ, सिर्फ जो कंटिन्यूअस फंक्शन क्लोज इंटरवल के ऊपर हो ना डिफाइन, वो बाउंडेड होते हैं। पहले आपने बाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी है। दूसरी बात आपने ये प्रूफ करना है कि ये शो करना है आपने कि कंटिन्यूअस फंक्शन जो है वो ज़रूरी नहीं कि बाउंडेड हो। तीसरी बात ये शो करनी है कि हर वो कंटिन्यूअस फंक्शन जो क्लोज इंटरवल के ऊपर डिफाइंड हो वो बाउंडेड होता है। दूसरे पार्ट में आपने प्रूफ करना है कि हर कंटिन्यूअस फंक्शन बाउंडेड नहीं है। तीसरे पार्ट में ये प्रूफ करना है कि सिर्फ वो वाले कंटिन्यूअस फंक्शन जो क्लोज इंटरवल पर डिफाइंड है वो बाउंडेड है। तो पहले हम देखते हैं कि बाउंडेड फंक्शन को आप किस तरह डिफाइन करते हैं। बिल्कुल बाउंडेड सीक्वेंस की तरह डेफिनेशन है इसकी। अ रियल वैलिड फंक्शन एफ फ्राम आर टू आर इज़ कॉल्ड बाउंडेड। एक फंक्शन रियल वैलिड फंक्शन एफ को आप बाउंडेड कहेंगे इफ़ देयर एग्जिस्ट आ पॉजिटिव रियल नंबर एम। अगर आपको एक पॉजिटिव रियल नंबर एम मिले सच डैट कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स का जो एब्सोल्यूट आंसर हैं वो हमेशा लेस दैन इक्वल टू एम हो, यानी कि फ़ंक्शन के तमाम आंसर जो हैं, ठीक है, इन एब्सोल्यूट वो उस एम से छोटे या बराबर हो सकते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। तो अगर ऐसा आपको फंक्शन मिले तो उस फंक्शन को आप क्या कहते हैं? बाउंडेड फंक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पर इसकी सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल आप देख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज़ अ बाउंडेड फंक्शन। ये जो फंक्शन है साइन एक्स, ये बाउंडेड फंक्शन है बिकॉज आप जानते हैं कि साइन फंक्शन है या कोस फंक्शन है, इन तमाम के आंसर जो हैं 1 से बढ़ नहीं सकते इन एब्सोल्यूट। इसका आंसर होता है -1 और +1 के दरमियान, लेकिन एब्सोल्यूट फॉर्म में 1 से छोटे। बिकॉज फॉर एम इज इक्वल टू 1, यहाँ पर आपको जो एम मिलेगा, यानी ये जो यहाँ पर मैंने एम की बात की थी, एक पॉजिटिव रियल नंबर एम आपको मिलेगा, तो वो यहाँ पर साइन फंक्शन में या कोस फंक्शन के केस में आपका एम जो होगा वो 1 के बराबर होगा। फंक्शन का आंसर इन एब्सोल्यूट फॉर्म लेस दैन इक्वल टू 1 होगा, तो लिहाजा आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स जो है बाउंडेड है। अगली चीज़ ये कि हर कंटिन्यूअस फंक्शन जो है वो बाउंडेड नहीं है। इसके लिए देखते हैं, इसके लिए फंक्शन मैंने ले लिया, नाउ कंसीडर एफ फ्राम ओपन इंटरवल 0 1 से लेकर आर तक डिफाइंड बाय, ये मैंने फंक्शन डिफाइंड किया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। ये फंक्शन जो है वो आप जानते हैं रैशनल फंक्शन है। ये फंक्शन सिर्फ एक ही नंबर है जिसके ऊपर डिसकंटिन्यूअस है और वो है एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर इसका आंसर बनेगा इन्फिनिटी।
लेकिन मैंने ज़ीरो को यहाँ पर शामिल नहीं किया, ये ओपन इंटरवल है। इसके अलावा और आप बताएं कि किसी नंबर पर अगर ये आपको अनडिफाइंड लगता है या ये इमेजिनरी आंसर देता है, तो ये सिर्फ ज़ीरो के ऊपर इसका आंसर आता है इन्फिनिटी। ये ज़ीरो को मैंने यहाँ से निकाल दिया है, ओपन इंटरवल ले लिया। देन क्लियरली एफ इज़ कंटिन्यूअस ओवर दी ओपन इंटरवल 0 1। तो फिर ये बात, ये जो फंक्शन है ये आपके पास क्लियरली इस इंटरवल पर कंटिन्यूअस है, बट एफ इज़ नॉट बाउंडेड। लेकिन ये फंक्शन बाउंडेड नहीं है बिकॉज व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 0। लेकिन क्यों बाउंडेड नहीं है? क्योंकि जब जब आप एक्स इक्वल टू 0 के करीब करीब जाते जाएंगे, आप 0 के करीब करीब आंसर इसका लेते जाएंगे, इसका आंसर इन्फिनिटी के करीब करीब चल जाएगा। तो बाउंडेड तो तब होगा जब इसका आंसर आप इसको बाउंड कर लें, किसी एक नंबर से इसका आंसर छोटा दिखाना है, तो इसका आंसर छोटा बन ही नहीं सकता। आप मिसाल के तौर पर इसका आंसर x इज़ इक्वल टू 0.1 पर निकालेंगे, इसका आंसर बनेगा f ऑफ 0.1 पर 10 के बराबर। लेकिन अगर आप इसका आंसर निकालते हैं x इज़ इक्वल टू 0.1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 जीरो लगाते हैं, तो अब इसका आंसर निकलेगा फंक्शन का 10 की पावर 6 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। जितने आप आंसर को 0 के करीब लेते जाएंगे, एक्स को अपने एक्स को जितना आप 0 के करीब रखते जाएंगे, आपका फंक्शन का आंसर उतना बड़ा होता जाएगा। तो लिहाजा ये फंक्शन जो है वो आपके पास कंटिन्यूस तो है लेकिन बाउंडेड नहीं है। और यही आपने दिखाना था कि कोई फंक्शन है जो कंटिन्यूस हो लेकिन बाउंडेड नहीं हो। अब अगली चीज़ जो तीसरा पार्ट है वो थ्योरम है। नेक्स्ट वी प्रूव डैट अ कंटिन्यूस फंक्शन ओवर द क्लोज इंटरवल ए बी इज़ बाउंडेड। हम ये प्रूफ करेंगे, आपने प्रूफ ये करना है कि ये जो फंक्शन है, कोई भी फंक्शन f जो कि आपके पास किसी क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर डिफाइंड हो, ठीक है, कंटिन्यूस फंक्शन f ओवर द क्लोज इंटरवल ए बी इज़ बाउंडेड, ये आपने दिखाना है। फिर देख लें, एक कंटिन्यूस फंक्शन f उठाना है जो कि ए बी के ऊपर डिफाइंड हो और उसे बाउंडेड दिखाना है आपने, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आप कोई भी फंक्शन f रखें जो किसी क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर डिफाइंड हो, वो हमेशा बाउंडेड होता है। लेकिन जी इसका प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैं ऑन दी कॉन्ट्रेरी चलूँगा। मैं कहूँगा कि फंक्शन f जो है ना वो बाउंडेड नहीं है, वो अनबाउंडेड है, ठीक है। सपोज डैट ऑन दी कॉन्ट्रेरी f इज़ नॉट बाउंडेड। मान लें कि आपका फंक्शन जो है वो बाउंडेड नहीं है, यानी अनबाउंडेड है। अब जब आप जानते हैं कि आप जब ये कहते हैं कि फंक्शन f जो है वो बाउंडेड है, तो फिर एक फंक्शन f जब बाउंडेड होता है तो इसमें दो बातें होती हैं। एक फंक्शन f को आप बाउंडेड कहते हैं अगर वो बाउंडेड अबव हो, प्लस वो बाउंडेड बिलो हो। एक फंक्शन f जो है वो बाउंडेड होगा अगर वो बाउंडेड अबव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो, यानी उसमें दोनों बातें होनी चाहिए। तो अब जब आपने ये कह दिया कि फंक्शन बाउंडेड नहीं है, तो फिर इसका मतलब इनमें से कोई एक बात या दोनों बातों में से कोई एक बात या दोनों नहीं हो सकती। ना वो फंक्शन बाउंडेड अबव हो सकता, ना बाउंडेड बिलो, या कोई एक बात भी अगर कम हुई तो फिर वो फंक्शन आपका क्या होगा, अनबाउंडेड होगा। मैंने अगली ये बात मान ली कि एक फंक्शन जो है वो बाउंडेड नहीं है, और अगली बात ये है कि जब ये बाउंडेड नहीं है और ये बात मान ली कि ये असल में बाउंडेड इसलिए नहीं है कि बाउंडेड अबव नहीं है, ठीक है, आप बाउंडेड बिलो भी रख सकते हैं। अगली बात ले जी, अब उसके बाद मैंने ये लेट कर लिया, लेट अस कंसीडर अ सीक्वेंस एक्स एन इन क्लोज इंटरवल ए बी। मैं इस क्लोज इंटरवल ए बी में से एक सीक्वेंस एक्स एन उठाने लगा हूँ। एक सीक्वेंस एक्स एन को जब आप कहते हैं वो क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर डिफाइन है, इसका मतलब क्या है? एक सीक्वेंस एक्स एन को किसी क्लोज इंटरवल ए बी पर डिफाइन करने का मतलब है कि उस सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं x1 x2 x3 अप टू सोन xn, ठीक है, अप टू सोन, ये तमाम की तमाम टर्म जो हैं वो इस क्लोज इंटरवल ए बी से बिलोंग करती हैं। ये मतलब होता है किसी सीक्वेंस को किसी क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर डिफाइन करने का। अच्छा, और वो जो सीक्वेंस आपने डिफाइन किया ना वो इस तरह का है, सच डैट कि फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर आपके फंक्शन का जो आंसर है एफ का जो आंसर है एक्स एन के ऊपर, तमाम एक्स एन के ऊपर, वो इस पॉजिटिव इंटीजर एन से बड़ा है। अब ये ग्रेटर का निशान क्यों लिया है? आपने लिखा है एफ इज़ नॉट बाउंडेड अबव, एफ बाउंडेड अबव नहीं है। अच्छा तो मुझे बताएं, अगर ये फंक्शन बाउंडेड अबव हो तो बाउंडेड अबव होने का मतलब ये है कि फंक्शन की हर वैल्यू का आंसर किसी पॉजिटिव रियल नंबर एम से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये होगा बाउंडेड अबव। इसका मतलब ये फिर आपके पास एम क्या कहलाएगा, इसका सुप्रीमम कहलाएगा, ठीक है, होगी बात क्या नहीं, सुप्रीमम इन्फीमम जानते हैं ना। तो जब आप कहते हैं ये बाउंडेड अबव नहीं है तो इसका मतलब है कि आपको कोई भी ऐसा एम नहीं मिल रहा जिसके लिए फंक्शन का आंसर उस एम से छोटा हो। तो अब आप क्या कर रहे हैं कि आपने एक सीक्वेंस इस तरह का डिफाइन किया है कि फ़ंक्शन की अगर वैल्यू आप एफ ऑफ एक्स वन मालूम करते हैं तो ये ग्रेटर देन एन है, एन अब आपने क्या रखा है 1, तो एफ ऑफ एक्स वन का जवाब 1 से बड़ा है, एफ ऑफ एक्स टू का जवाब 2 से बड़ा है, एफ ऑफ एक्स थ्री का जवाब 3 से बड़ा है, एफ ऑफ एक्स 100 का जवाब 100 से बड़ा है, एफ ऑफ एक्स 1000 का जवाब 1000 से बड़ा है। यानी कि आपके फंक्शन की हर वैल्यू का आंसर किसी ना किसी पॉजिटिव इंटीजर से बड़ा है। जितना बड़ा एक्स उतनी बड़ी इंटीजर, ठीक है। तो फंक्शन आपका बाउंड नहीं हो पा रहा।
एज भी, अब अगली बात सुनिएगा, एज वी नाउ डैट अ सीक्वेंस डिफाइन ओवर द क्लोज इंटरवल। ये बात याद रखिएगा, ये रियल एनालिसिस का थ्योरम है कि कोई भी सीक्वेंस जो किसी क्लोज इंटरवल के ऊपर डिफाइन हो वो हमेशा बाउंडेड होता है। सीक्वेंस का क्लोज इंटरवल पर डिफाइंड होने का मतलब मैं बता चुका हूँ कि उस सीक्वेंस की हर टर्म जो है वो क्या होगी, इस क्लोज इंटरवल से बिलोंग करेगी। तो अब आपके पास सीक्वेंस किसी क्लोज इंटरवल के ऊपर डिफाइंड हो तो वो हमेशा बाउंडेड होगा, ठीक है। ये हमारे पास थ्योरम है और ये इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। मिसाल के तौर पर मेरे पास सीक्वेंस है 1/n, ठीक है। आप गौर करें कि ये 1/n है, ठीक है। क्या ये सीक्वेंस की हर टर्म का जो जवाब है n, और सीक्वेंस का जवाब यहाँ पर n जो है ना वो आपने पुट करना है इंटीजर, तो n आपका n से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। इस सीक्वेंस की हर टर्म का जो जवाब है क्या वो इस इंटरवल से बिलोंग नहीं करता? ये फंक्शन नहीं है। पीछे मैंने f(x = 1/x) लिया था, वो फंक्शन था, ये सीक्वेंस है। फंक्शन में x की जगह 0 पुट किया जा सकता है। यहाँ पर सीक्वेंस है तो सीक्वेंस में n की जो वैल्यू है वो आपने नेचुरल नंबर से उठानी है। आप n = 1 पुट करेंगे, इसका आंसर आएगा 1। n = 2 पुट करेंगे, इसका आंसर आएगा 0.5। n = 3 पुट करेंगे, आंसर आएगा 0.33। सीक्वेंस की हर टर्म का जवाब इस क्लोज इंटरवल से है। अब अगली बात, इसका सबसे बड़ा आंसर कौन सा है? इसका सबसे बड़ा आंसर, अगर आप इसके आंसर निकालें ना, तो पहला आंसर 1 है, फिर दूसरा आंसर 1/2 है, तीसरा आंसर 1/3 है, चौथा आंसर 1/4 है, फिर 5 है, अप टू 1। इस सीक्वेंस की हर टर्म का जो जवाब है ना वो आपके सामने ये लिखा हुआ मैंने। अब इस सीक्वेंस की हर टर्म का जो जवाब है उसमें सबसे मैक्सिमम जवाब कितना है? 1 है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो सीक्वेंस है इसका आंसर तमाम n के लिए 1 या 1 से छोटा है। तो क्या हुआ, ये सीक्वेंस क्या हो गया? बाउंडेड हो गया कि नहीं हो गया? क्यों हो गया बाउंडेड? क्योंकि इस सीक्वेंस की हर टर्म का जवाब जो है वो क्लोज इंटरवल के अंदर है, ठीक है। और यही बात मैंने लिखी है कि एज वी नाउ डैट आ सीक्वेंस डिफाइन ओवर द क्लोज इंटरवल, एक सीक्वेंस जो कि किसी क्लोज इंटरवल के ऊपर डिफाइन हो इज़ ऑलवेज बाउंडेड, और वो बाउंडेड होता है एंड हैज़ एटलीस्ट 1 लिमिट पॉइंट। और फिर दूसरी बात ये भी है कि इस अगर वो जो सीक्वेंस बाउंडेड है उसका कोई ना कोई कम से कम एक लिमिट पॉइंट लाजमी होगा। मान लिया कि उसका लिमिट पॉइंट म्यू है। फर्दर एज एवरी क्लोज इंटरवल इन आर इज क्लोज सेट। आपने मैट्रिक्स स्पेस में ये चीज़ पढ़ के आए हैं कि क्लोज इंटरवल जो होते हैं वो हमेशा क्लोज सेट होते हैं। अब क्लोज सेट होता क्या है? क्लोज सेट होता है वो सेट, ऐसा सेट जिसके अपने तमाम लिमिट पॉइंट को अपने अंदर कंटेन करता है। क्या करता है? तमाम लिमिट पॉइंट को अपने अंदर कंटेन करता है। तो अब आपका एंड अ क्लोज सेट कंटेन ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट, तो इसका मतलब म्यू अगर सीक्वेंस xn का लिमिट पॉइंट है, ठीक है, तो फिर ये किसके अंदर होना चाहिए? ये इस क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्लोज ए बी कौन है? क्लोज इंटरवल है। हर क्लोज इंटरवल क्लोज सेट होता है। क्लोज सेट क्या है? जो अपने लिमिट पॉइंट अपने अंदर कंटेन करता है। तो ये म्यू जो है वो था लिमिट पॉइंट इस सीक्वेंस xn का, ठीक है। इस सीक्वेंस xn का अगर लिमिट पॉइंट है और xn की हर वैल्यू का जवाब इसके अंदर है, x1 x2 x3 x4 सबका जवाब इसके अंदर है, तो लिहाजा इसका लिमिट पॉइंट कौन है? म्यू, वो भी इसके अंदर होगा। जैसे कि इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं, अगर आप इस सीक्वेंस की लिमिट निकालते हैं 1/n, तो लिमिट कैसे निकालते हैं? n की जगह बाय टेकिंग लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी ले लेते हैं, आंसर बनेगा 1/∞ डेट इज 0। तो इसकी लिमिट क्या निकली? 0। तो 0 इससे बिलोंग करता है कि नहीं? क्लोज इंटरवल से करता है ना। तो यही बात मैंने यहाँ लिखी है कि ये सीक्वेंस, ये जो इंटरवल है क्लोज इंटरवल है। हर क्लोज इंटरवल क्लोज सेट होता है। क्लोज सेट वो होता है जो कि अपने लिमिट पॉइंट को अपने अंदर कंटेन करता है। इस सीक्वेंस xn की हर रकम का जवाब इस क्लोज इंटरवल के अंदर मौजूद है। ये सीक्वेंस बाउंडेड है। अगर बाउंडेड है तो इसका लिमिट पॉइंट भी होगा। इसका लिमिट पॉइंट मैंने म्यू रख लिया, तो लिहाजा म्यू भी इसके अंदर बिलोंग करता है, क्योंकि इसकी हर रकम का जवाब इसके अंदर है और इसकी लिमिट भी इसके अंदर होगी। लें जी, एज अब अगली बात ये है, ये बात आपको गिवन थी कि ये जो फंक्शन f है ये कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी के हर पॉइंट के ऊपर। ये बात आपको थ्योरम में स्टेटमेंट में गिवन है कि अगर आपका f जो है वो कंटिन्यूस होगा इस क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर, ठीक है। बात को ज़रा एंड होने लगा, गौर से सुनिएगा। ये फंक्शन जो f है वो इस क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर कंटिन्यूस है हर पॉइंट के ऊपर। तो म्यू भी कौन है? म्यू भी तो इसका एक पॉइंट है ना। ये भी आपने कह दिया ना कि म्यू इससे बिलोंग करता है। सो f इज़ आल्सो कंटिन्यूस एट म्यू। इसका मतलब अगर f ए बी के ऊपर कंटिन्यूस है, इसके हर पॉइंट पर कंटिन्यूस है, तो म्यू भी इसका जो हो गया वो पॉइंट हो गया। सो f इज़ आल्सो कंटिन्यूस एट म्यू। सो बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी की डेफिनेशन के मुताबिक, अब कंटिन्यूटी की डेफिनेशन कहती क्या है? कंटिन्यूटी की डेफिनेशन डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन क्या कहती है? कंटिन्यूटी की डेफिनेशन कहती है कि फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा सच दैट कि जब आपका x और म्यू कंटिन्यूटी, किसकी कंटिन्यूटी की बात किस नंबर पर हो रही है? म्यू के ऊपर हो रही है। जैसे आप a के ऊपर बात करते हैं x - a, ठीक है,
तो अगर मैंने कहा कि जी कि वैन एवर एक्स माइनस म्यू डेल्टा से छोटा होगा देन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ म्यू क्या है, छोटा होगा एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन कौन है, एक पॉजिटिव रियल नंबर है। ले जी एप्सिलॉन मैंने लेट कर लिया यहाँ पर, अगर मिसाल के तौर पर 1 के बराबर है, आप कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 लिया तो यहाँ पर एप्सिलॉन की जगह 1 पुट कर दिया, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ म्यू लेस देन आ गया 1 के, इसे मैंने इनक्वालिटी नंबर 1 कह दिया। अच्छा, अब आपने एक रिजल्ट पढ़ा हुआ है कैलकुलस में या रियल एनालिसिस में कि एक्स एब्सोल्यूट माइनस वाई एब्सोल्यूट हमेशा छोटा होता है एक्स माइनस वाई के एब्सोल्यूट से। आप एक्स और वाई की कोई सी मुख्तलिफ वैल्यूज़ रख के देख लें, ये इनक्वालिटी हमेशा सेटिस्फाइड करेगी। मिसाल के तौर पर आप एक्स की वैल्यू रख लेते हैं 1 और वाई की वैल्यू रख लेते हैं -5, आप चेक कर लें कि ये वाली साइड हमेशा से बढ़िया आएगी। अच्छा, तो इस इनक्वालिटी को इस्तेमाल करते हुए मैंने फिर इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ म्यू का एब्सोल्यूट सेपरेटली लेस देन इक्वल है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ म्यू के डिफरेंस के एब्सोल्यूट से। अब इस चीज़ को मैं ये जो चीज़ है एफ ऑफ म्यू, इसको दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दिया तो ये आ गया एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ म्यू प्लस एब्सोल्यूट एफ ऑफ म्यू बाय यूजिंग 1 से ये वाली सारी चीज़ किससे छोटी है, 1 से छोटी है, तो इसको मैंने रिप्लेस कर दिया लेस देन 1, इसकी जगह यानी 1 लिख दिया, तो एफ ऑफ एक्स आ गया लेस देन 1 प्लस एफ ऑफ म्यू व्हेन एक्स माइनस म्यू। मतलब ये सारी बात कब हुई, जब आप इसको लेके चलें एक्स माइनस म्यू लेस देन डेल्टा को। अब अगली चीज़ ज़रा गौर से देखें, अगर इसको हम ओपन कर लें एक्स माइनस म्यू लेस देन डेल्टा को, तो ये इस तरह ओपन इंटरवल बनता है म्यू माइनस डेल्टा म्यू प्लस डेल्टा। कैसे बनेगा, आपने एक इनक्वालिटी पढ़ी थी कैलकुलस में, अगर एक्स का एब्सोल्यूट लेस देन हो ए से तो इसका लिख सकते हैं माइनस ए लेस देन एक्स, एक्स लेस देन प्लस ए। तो इस इनक्वालिटी को अगर हम इस्तेमाल करें तो फिर इसको ऐसे लिखा जा सकता है माइनस डेल्टा लेस देन एक्स माइनस म्यू म्यू लेस देन डेल्टा। म्यू को दोनों साइड पर ऐड कर दें तो ये बनेगा म्यू माइनस डेल्टा लेस देन एक्स, एक्स लेस देन म्यू प्लस डेल्टा। द इंटरवल, अब ये किसकी वैल्यूज हैं सारी, गौर से बताएं मुझे, म्यू माइनस डेल्टा से लेकर म्यू प्लस डेल्टा किसकी वैल्यूज हैं, एक्स की वैल्यूज हैं सारी। द इंटरवल म्यू माइनस डेल्टा और म्यू प्लस डेल्टा कंटेन एक्स एन फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एन। भाई ये जो तमाम वैल्यूज़ हैं ये एक्स की हैं, एक्स इनसे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। एक्सन कौन है, एक्सन आपके पास सीक्वेंस है। सीक्वेंस किसके ऊपर डिफाइन किया था आपने, क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर। इस बात को ज़रा गौर से समझिएगा, यहाँ से ग्राफ से, ये क्लोज इंटरवल ए बी है, ये ए से लेकर बी तक किसकी वैल्यूज़ हैं, एक्स की वैल्यूज़ हैं। अब ये मैंने इस ए बी का एक सब इंटरवल उठाया म्यू माइनस डेल्टा से लेकर म्यू प्लस डेल्टा, ये किसकी वैल्यूज़ हैं, एक्स की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद दूसरी बात ये है कि इस सीक्वेंस एक्स एन की जो वैल्यूज़ हैं वो कौन कौन है, x1 है, x2 हैं, x3 हैं, अप टू सोन xn है, फिर आगे भी चलती जाएंगी। ये तमाम की तमाम वैल्यूज़ कहाँ पर आएंगी, ए से लेकर बी तक, ये तमाम की तमाम वैल्यूज़ यहाँ पर आएंगी इस इंटरवल में। आ रही है कि नहीं आ रही है, जो डॉट लगा रहा हूँ, क्यों भाई आप एग्री हैं, ये तमाम की तमाम वैल्यूज़ इसके अंदर आ रही हैं। अच्छा, ये जो मैंने डॉट लगाए हैं तमाम वैल्यूज़ ए और बी के दरमियान है, इनमें से कितनी को वैल्यूज़ आपको कितनी वैल्यूज़ हैं जो इस इंटरवल में है म्यू माइनस डेल्टा से लेकर म्यू प्लस डेल्टा का, आप कहेंगे जी बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। ये तो मैंने कुछ आपको समझाने के लिए कुछ डॉट लगाए हैं ना, तो इसका मतलब है आप इस बात से एग्री हैं कि जो सीक्वेंस की वैल्यूज़ हैं जो क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर मौजूद हैं, उनमें से बहुत सी वैल्यूज़ ऐसी होंगी जो इस इंटरवल के अंदर भी आएंगी म्यू माइनस डेल्टा से लेकर म्यू प्लस डेल्टा के दरमियान। तो यही बात मैंने यहाँ लिखी कि द इंटरवल कंटेन एक्स एन फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एन एंड फॉर दिस सेट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एन वी हैव। और ये जो इनफाइनाइट वैल्यूज़ मिली हैं इनके लिए होगा क्या, इनके लिए होगा ये कि एन लेस देन होगा एफ ऑफ एक्स एन से और एफ ऑफ एक्स एन लेस देन होगा 1 प्लस एफ ऑफ म्यू। ये कहाँ से आ गया, ये देखेंगे आप पीछे ही अभी प्रूफ करके आए हैं कि एफ ऑफ एक्स छोटा हो गया था 1 प्लस एफ ऑफ म्यू से। ये यहाँ पर ये हमने प्रूफ किया, यहाँ तक पहुँचे हैं, ये देखें ये है एफ ऑफ एक्स का एब्सोल्यूट लेस देन है 1 प्लस एफ ऑफ म्यू का एब्सोल्यूट। ऐसा किया कि नहीं किया। अब आप गौर करें कि ये x1 x2 x3 ये किसकी वैल्यूज़ हैं, ये x की वैल्यूज़ ही हैं, सीक्वेंस की वैल्यूज़ हैं और इस क्लोज इंटरवल ए बी में है। आपका एफ ऑफ एक्स छोटा है इस नंबर से 1 प्लस एफ ऑफ म्यू से। कौन छोटा है, एफ ऑफ एक्स यानी x की हर वैल्यूज़ पर फंक्शन का जवाब, x की हर वैल्यू पर, एफ ऑफ एक्स का मतलब है x की हर वैल्यू पर जो फंक्शन का जवाब है वो इस नंबर से छोटा है, इस नंबर से छोटा है। आपका x इस क्लोज इंटरवल ए बी से लेकर यहाँ से यहाँ तक आप कोई भी x उठाते हैं, इसका जो जवाब है वो हमेशा एफ ऑफ एक्स का इस नंबर से छोटा आता है। जब इन तमाम का जवाब इससे छोटा है तो फिर ये जो एफ ऑफ एक्स एन पर जो वैल्यूज़ निकलेंगी जो कि सिर्फ यहाँ से यहाँ तक हैं, उन तमाम का जवाब इस नंबर से छोटा नहीं होगा। भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक तमाम एक्स की वैल्यूज़ का जवाब इस नंबर से छोटा है, तो फिर अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू उठाते हैं और वो वैल्यूज़ कौन सी होंगी, x1 x2 xn की सीक्वेंस की जो वैल्यूज़ होंगी उनका जवाब इससे छोटा ही होगा ना। तो यही मैंने लिखा है, दिस इम्प्लाइज
एफ ऑफ एक्स एन का जो जवाब, एफ ऑफ एक्स एन का जो जवाब होगा वैसे छोटा होगा। अब ये पीछे से लेस देन एन कहाँ से आ गया, ग्रेटर देन एन कहाँ से, ये यहाँ था, ये देखें एन छोटा था इससे, तो एन लेस देन आ गया एफ ऑफ एक्स एन से, लेस देन आ गया 1 प्लस एफ ऑफ म्यू से। दिस इम्प्लाइज, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसा, एन इससे छोटा और आगे से ये चीज़ इससे छोटी है, तो इसका ज़रा देखिएगा, दिस इम्प्लाइज आपका एन जो है वो इस नंबर से छोटा है। अब ये इनक्वालिटी क्या शो करती है, इसको ज़रा गौर से देखिएगा। इन अबव इनक्वालिटी, ये जो नंबर है 1 प्लस एफ ऑफ म्यू इज़ अ सिंगल रियल नंबर। भाई ये जो चीज़ है 1 प्लस एफ ऑफ म्यू, ये कौन है, ये एक रियल नंबर है। रियल नंबर कैसे रियल नंबर है, 1 एक रियल नंबर है कि नहीं है, बिल्कुल है। एफ ऑफ म्यू का मतलब क्या होगा, एफ ऑफ म्यू का मतलब होगा कोई ना कोई रियल नंबर होगा। ये भी फंक्शन की वैल्यू म्यू के ऊपर आपने निकाली ना, तो एक रियल नंबर ही आएगा ना। एक रियल नंबर में 1 को ऐड करेंगे तो वो भी क्या आएगा, रियल नंबर प्लस रियल नंबर, एक रियल नंबर आएगा। तो इन अबव इनक्वालिटी 1 प्लस एफ ऑफ म्यू इज अ सिंगल रियल नंबर। अब अगली बात, ये सिंगल रियल नंबर ऐसा है विच इज़ ग्रेटर देन फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर एन। अच्छा, ये क्या शो कर रहा है कि एन छोटा है इस नंबर से, और एन क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। आप कह रहे हैं कि ये एक रियल नंबर है जो हर एन से बड़ा है, हर एन से बड़ा है। मुझे बताएं कोई ऐसा रियल नंबर तलाश करके जो हर पॉजिटिव इंटीजर से बड़ा हो, ऐसा पॉसिबल है? एक रियल नंबर होना चाहिए जो हर पॉजिटिव इंटीजर से बड़ा हो। आप कहेंगे जी इन्फिनिटी नज़र आता है, लेकिन इन्फिनिटी को रियल नंबर नहीं है, इन्फिनिटी एक रियल नंबर नहीं है, ठीक है। इन्फिनिटी को आप आर से बिलोंग नहीं करते, ये तो एंड पॉइंट्स हैं आर के। तो एन आप कुछ भी ले लें, एन एक पॉजिटिव इंटीजर है, एन बड़े से बड़ा ले लें, वो कहता है हर मरतबा ये नंबर इससे छोटा है। तो मुझे बताएं कोई ऐसा रियल नंबर जो हर एन से बड़ा हो, तो ऐसा कोई रियल नंबर नहीं आएगा। मास वाई अगर आपके जहन में इन्फिनिटी आता है, लेकिन इन्फिनिटी एक रियल नंबर नहीं है। तो इज़ अ सिंगल रियल नंबर विच इज़ ग्रेटर दैन फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हेंस आवर अजम्पशन इज़ रॉन्ग, लिहाजा हमारी अजम्पशन रॉन्ग है। वो क्यों रॉन्ग है, आपने सपोज किया था कि फंक्शन जो है वो अनबाउंडेड है, उस वजह से आप इस कंक्लूजन पर पहुँचे हैं, गलत कंक्लूजन पर पहुँचे हैं। कंक्लूजन क्या निकली है कि आपने एक ऐसा रियल नंबर तलाश कर लिया है जो हर इंटीजर से बड़ा है, और ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हेंस एफ आपका बाउंडेड है। ये आपके पास 3 का डी पार्ट सॉल्व हो गया। एक आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी पार्ट है, वो देखते हैं। आखिरी पार्ट में आपको कुछ इस तरीके से कहा जा रहा है, और ये कुछ स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है। क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी एन की पावर 1 ओवर एन, और उसकी पावर एन जो है 1 के बराबर है। देखें जी, ये इसको अगर आप वैसे ज़रा देखें, आप एन की कोई भी मुख्तलिफ वैल्यू रखें, यहाँ पर वही एन इधर और वही पावर एन में, तो आंसर 1 के बराबर नहीं आता। आप कैलकुलेटर से भी सोल्व करके देख लें, सीधी सी बात है। ये एन इस एन से कैंसिल हो जाता है, ये इसका एन का nth रूट है और उसकी पावर फिर एन है। देखिए मैं आपसे कहता हूँ 2 का स्क्वायर रूट लेना है, फिर उसकी पावर 2 ले लेनी है, तो मुझे बताएं इसका फाइनल आंसर 2 के बराबर नहीं आता। 2 का स्क्वायर रूट और उसका आंसर 2। फिर मैं कहता हूँ कि आपने 5 की पावर 5th रूट लेना है और फिर उसकी पावर दोबारा 5 ले लेनी है, तो आंसर क्या आता है, 5 के बराबर नहीं आता। तो अगर ये क्वेश्चन अगर मान लिया जाए, ये स्टेटमेंट अगर इसी तरह ही है, तो फिर इसका आंसर तो n के बराबर ही आना चाहिए। इसका आंसर यहाँ पर n के बराबर आना चाहिए, और जब इसका आंसर n के बराबर आएगा तो फिर n की जगह इन्फिनिटी पुट करें तो इसका आंसर आना चाहिए इन्फिनिटी के बराबर। लेकिन पेपर सेटर ने ये अगर इस तरह ये स्टेटमेंट लिखी है और उसके मुताबिक वो कहता है इसका आंसर 1 के बराबर है, तो इसका आंसर 1 के बराबर नहीं बनता। आप n कुछ भी रख लें। मेरा ख्याल है कि क्वेश्चन में थोड़ी सी एडिटिंग मिस्टेक है। आपका क्वेश्चन ये है n की पावर 1 ओवर n, ठीक है, n की पावर 1 ओवर n। तो n की पावर अगर 1 ओवर n हो तो फिर ये क्वेश्चन का आंसर 1 के बराबर आ सकता है, अदरवाइज ऊपर वाले क्वेश्चन के मुताबिक नहीं आता। तो n की पावर चलो 1 ओवर n को अगर आपने सॉल्व करना है तो फिर ये आसान सी बात है। अगर आप लिमिट डायरेक्ट n की जगह इन्फिनिटी पुट करते हैं तो ये बनेगा n की जगह इन्फिनिटी और 1 ओवर इन्फिनिटी डैट इज़ 0। ये आपके पास फॉर्म बनती है, और आप जानते हैं अपनी कैलकुलस में भी आपने सॉल्व किया है कि जब इस तरह की फॉर्म बन जाए तो फिर इसका तरीकाकार होता है कि आप सबसे पहले टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, मैंने दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लिया, पावर पीछे आ गई, आ गया log ऑफ n। अच्छा, इसे लिख लिया log n ओवर n। अब दोबारा लिमिट अप्लाई की तो ये बन गई इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म। जब ये इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म बन गई तो मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया लोपिटर रूल का। लोपिटर रूल को यूज़ किया तो फिर आप जानते हैं लोपिटर रूल क्या कहता है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेदा, नीचे वाले का डेरिवेटिव लेदा। तो log n का डेरिवेटिव हो गया 1 ओवर n, नीचे n का डेरिवेटिव हो गया 1, तो 1 ओवर n रह गया। अब आप n की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा 0 के बराबर, ठीक है। तो ये आंसर इसका लिमिट का बनता है e की ये आ गया आपके पास log ऑफ y का आंसर आ गया जनाब, log ऑफ y लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी, log ऑफ y का आंसर आ गया 0 के बराबर। अब आपने y की वैल्यू निकालनी है क्योंकि आप इसे y लेके चले थे, तो log दूसरी तरफ जब जाएगा तो एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, e की पावर 0 डैट इज इक्वल टू 1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये इस तरीके से तो होगा, लेकिन अगर आप इस चीज़ को कहते हैं कि ऐसे अगर सॉल्व करें,
ये चीज़ लेके चलें फिर आंसर बनाएं तो फिर आंसर नहीं बन आता जी, ये फिर मिस्टेक है। ठीक है, तो आई होप बेटा कि मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मेरी वीडियो को अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दूसरे दोस्तों को बताएं ताकि उनकी भी हेल्प हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर एक पास पेपर सॉल्व करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।